हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं गोविंद गुरु के चैनल पर। आज मैं आप सभी के लिए ईबीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो सीधे टारगेट करेंगे एमपी टेट एंड सुपर टेट को। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है, इनमें से कौन सा पतन यानी बंदरगाह पूर्व तट पर स्थित है, जो अंतस्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पतन है तथा पूर्ण सुरक्षित है। ऑप्शन में दिया है चेन्नई, तूतीकोरिन, पारादीप, विशाखापट्टनम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विशाखापट्टनम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, विशाखापट्टनम। ठीक है, क्योंकि विशाखापट्टनम बंदरगाह भारत के पूर्व तट पर सबसे गहरा भूमिवर्ती बंदरगाह है। यह भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है और माल के निर्यात के दृष्टि से यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, ग्रीन हाउस प्रभाव के मुख्य कारण कौन सी गैस है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी में दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी में दिया हुआ है नाइट्रोजन, ऑप्शन डी में दिया हुआ है हाइड्रोजन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपको कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस यह एक ग्रीन हाउस गैस है जो वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहता है। यह मानव क्रियाकलापों द्वारा क्या होता है? उत्सर्जित होता है। यह गैस क्या करती है? सूर्य से आने वाली लघु विकिरणों को पृथ्वी पर तो आने देती है, लेकिन करती क्या है कि जो दीर्घ विकिरणों को पृथ्वी से वापस लौटने नहीं देती है, जिसके कारण क्या होता है? पृथ्वी के सतह पर ऊष्मा बनी रहती है, जो ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, कौन सा जल प्रदूषण का स्रोत नहीं है? औद्योगिक कचरा, रेडियो एक्टिव कचरा, कृषि से प्राप्त कचरा, खानों से प्राप्त कचरा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खानों से प्राप्त कचरा। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, खानों से प्राप्त कचरा, क्योंकि जल प्रदूषण के स्रोत शहरों कस्बों के मकान से निकले हुए मल मूत्र, कूड़ा करकट आदि जो नदियों, नालों, तालाबों तथा झीलों में गिर जाते हैं, और फसल पे छिड़काव किए गए कीटनाशक जैसे डीडीटी, इस सभी से क्या होता है? जल का प्रदूषण होता है। लेकिन खनन अपशिष्ट से जल का प्रदूषण नहीं होता है। लेकिन ये 3 जो दिए हुए हैं ऊपर के, ये सभी से जल का प्रदूषण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, भारत में बाढ़ की चेतावनी कौन देता है? ऑप्शन ए में है केंद्रीय जल आयोग, ऑप्शन बी में सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, ऑप्शन सी में है जल संसाधन विभाग, ऑप्शन डी में है ये सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। भारत में बाढ़ यानी फ्लड संबंधित चेतावनी कौन देता है? सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, ठीक है, केंद्रीय जल आयोग, जल संसाधन विभाग, ये सभी क्या करते हैं? बाढ़ की चेतावनी देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, ग्राम पंचायत क्या कार्य करती है? ऑप्शन ए में है पानी के स्रोत का रखरखाव, ऑप्शन बी में है विद्यालय का निर्माण, ऑप्शन सी में है गरीबी रेखा से नीचे के लोगों की सूची बनाना, ऑप्शन डी में है ये सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ग्राम पंचायत शासन की सबसे छोटी इकाई है। यह ग्राम स्तर पर कार्य करती है। इनके कार्य क्या है? निम्नलिखित है। जैसे क्या कि पानी के स्रोत का रखरखाव, ठीक है, उसके बाद लाभार्थियों का पहचान करना, जल संसाधन का रखरखाव करना, ठीक है, सामाजिक योजनाओं को ग्राम स्तर पर लागू करना, ग्राम स्तर पर प्राथमिक स्कूल का निर्माण करवाना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन सी आपदा पर्यावरणीय ह्रास के कारण उत्पन्न होती है? भूस्खलन, बाढ़ एवं सूखा, वनों की आग, ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाढ़ एवं सूखा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बाढ़ एवं सूखा, क्योंकि पर्यावरण अपघटन के कारण जलवायु में यानी
क्लाइमेट में परिवर्तन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, जैसे सूखा, बाढ़, अत्यधिक वर्षा, ये सभी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का लाभ किस राज्य को मिला है। ऑप्शन में दिया हुआ है केरल, ऑप्शन बी में दिया हुआ है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी में दिया हुआ है राजस्थान, ऑप्शन डी में दिया हुआ है मध्य प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान, क्योंकि इंदिरा गांधी नहर राजस्थान नहर के नाम से भी जाना जाता है। यह क्या करता है, राजस्थान के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है और इस नहर को मरुस्थलीय क्षेत्र में सिंचाई के लिए जल और पेयजल की आपूर्ति कराने का काम करता है ये नहर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जल जनित बीमारी का एक उदाहरण है डिप्थीरिया, टॉन्सिलिटिस, डायरिया और खसरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डायरिया। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी डायरिया। ठीक है, क्योंकि अतिसार एक जल जनित रोग है जो दूषित जल पीने से होता है, इसे हम लोग डायरिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और दूषित जल पीने से कुछ और बीमारियां होती हैं, जैसे पेचिस, टाइफाइड, हैजा, ये सभी क्या है, ये जल जनित बीमारियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, पर्यावरणीय शिक्षा का उद्देश्य क्या है। ठीक है, पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण, पर्यावरण के संसाधन का अधिकतम उपयोग, पर्यावरण के संसाधन का न्यूनतम उपयोग, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण। पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य छात्रों के प्रति पर्यावरण के प्रति जागरूक करना। क्या, पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, पर्यावरण के प्रति छात्रों को जागरूक करना, ताकि वो पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण के प्रति जागरूक हों और स्वयं को भावात्मक रूप से पर्यावरण से जोड़ सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रतियोगिताओं में किसका संबंध पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने से है। ऑप्शन ए में है ग्रीन ओलंपियाड, ऑप्शन बी में है वन महोत्सव, ऑप्शन सी में है पर्यावरण प्रदर्शनी, ऑप्शन डी में है पर्यावरणविद दिवस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्रीन ओलंपियाड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ग्रीन ओलंपियाड, क्योंकि पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने का उद्देश्य ग्रीन ओलंपियाड प्रतियोगिता आयोजन के द्वारा होता है। इसको कौन आयोजित करता है, इसको टेरी आयोजित करता है। इसको कौन आयोजित करता है, इसको आयोजित करता है TERI, जिसको हम लोग बोलते हैं द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ है, पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन ए में है 10 जून, ऑप्शन बी में है 5 जून, ऑप्शन सी में है 20 जून, ऑप्शन डी में है 2 जून। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5 जून। 5 जून को हम लोग पर्यावरण दिवस मनाते हैं। लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, 2019 में विश्व पर्यावरण दिवस का थीम क्या था, वायु प्रदूषण। इसका मेजबान देश क्या था, चीन था। ठीक है, और 2018 में विश्व पर्यावरण दिवस का थीम क्या था, प्लास्टिक प्रदूषण, और इसका मेजबान देश कौन था, इसका मेजबान हमारा देश भारत ही था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ है, विद्यालय किस रणनीति द्वारा विद्यार्थियों के दिलो दिमाग में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा कर सकता है। तो ऑप्शन में दिया हुआ है खेल कूद द्वारा,
ऑप्शन बी में दिया हुआ है पाठ्यक्रम एवं पाठ्य सामग्री क्रियाओं द्वारा, ऑप्शन सी में दिया हुआ है परीक्षाओं द्वारा, ऑप्शन डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाठ्यक्रम एवं पाठ्य सामग्री क्रियाओं द्वारा। ठीक है, छात्रों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने तथा उनके मानसिकता में बदलाव लाने के लिए उपयुक्त रणनीति होती है, जैसे पाठ्यक्रम में बदलाव और उन्हें गैर शैक्षिक गतिविधियों में शामिल करना। इस सब से क्या होता है, पर्यावरण के प्रति छात्रों के दिलो दिमाग में जागरूकता पैदा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया हुआ है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए में है बच्चों का संपूर्ण विकास, ऑप्शन बी में है पुरुषों का संपूर्ण विकास, ऑप्शन सी में है महिला सशक्तिकरण, ऑप्शन डी में है नागरिकों के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नागरिकों के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास। ठीक है, भारतीय संविधान के द्वारा भारतीय नागरिकों तथा व्यक्तियों का मूल अधिकार प्रदान किया गया है। ठीक है, ताकि उनका क्या हो सके, सर्वगुण विकास हो सके। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक मूल अधिकार का वर्णन किया गया है। ठीक है, आप लोग जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया हुआ है, सामाजिक विज्ञान में कौन सा घटक शामिल नहीं किया जाता है। इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, व्यावसायिक अध्ययन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, व्यावसायिक अध्ययन। ठीक है, एक्चुअली में हुआ क्या था, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के द्वारा सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र एवं अर्थशास्त्र विषय को शामिल किया गया था, लेकिन व्यावसायिक शिक्षा को शामिल नहीं किया गया था। ठीक है, व्यावसायिक शिक्षा को शामिल नहीं किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्यावसायिक अध्ययन, जो कि सामाजिक विज्ञान का क्या है, पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया हुआ है, पाठ्यक्रम का वह क्षेत्र जिसका परीक्षण अंकों के द्वारा नहीं किया जा सकता है। किसके द्वारा, अंकों के द्वारा, अंकों के द्वारा नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन ए में है स्वास्थ्य, ऑप्शन बी में है योग, ऑप्शन सी में है संगीत, ऑप्शन डी में है ये सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। ये सभी देखिए, एक्चुअली में होता क्या है, जिस परीक्षण को हम अंकों के द्वारा पता करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं तथ्य परख। क्या बोलते हैं, तथ्य परख। और मूल परख क्या है, मूल परख हम लोग अंकों के द्वारा परीक्षण नहीं करते हैं, जैसे हो गया स्वास्थ्य हो गया, योग हो गया, संगीत हो गया, ये सब मूल परख है। इसको हम लोग अंकों के द्वारा परीक्षण नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण की समस्या नहीं है। ऑप्शन ए में है जल की बर्बादी, ऑप्शन बी में है जल का संरक्षण, ऑप्शन सी में है वनों का विकास, ऑप्शन डी में है भूमि अपरदन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जल का संरक्षण पर्यावरण की समस्या नहीं है। आप जल की संरक्षण कर रहे हैं तो वो पर्यावरण की समस्या नहीं है, बल्कि पर्यावरण की गुणवत्ता बढ़ाने में सहायक है। ठीक है, लेकिन आप जल की बर्बादी कर रहे हैं, वनों का विनाश कर रहे हैं, भूमि अपरदन कर रहे हैं, तो ये सब कभी क्या है, ये सब पर्यावरण की समस्याएं हैं,
ये सब पर्यावरणीय हार्स है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जल का संरक्षण, जो कि एक पर्यावरण समस्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया हुआ है? इनमें से कौन सा पर्यावरण की शिक्षा का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन ए में है पर्यावरण की शिक्षा में सबको शामिल किया जाए। ऑप्शन बी में है पर्यावरण शिक्षा जीवन पर्यंत नहीं दी जानी चाहिए। ऑप्शन सी में है पर्यावरण शिक्षा संपूर्ण विकास एवं समग्र के लिए होनी चाहिए। ऑप्शन डी में है पर्यावरण शिक्षा सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्य तथा सभी को प्राथमिकता देने के साथ सद्भावपूर्ण होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या दिया हुआ है कि पर्यावरण शिक्षा का सिद्धांत नहीं है। यहाँ पे देखिए नहीं है, और ऑप्शन में दे रहा है पर्यावरण शिक्षा जीवन पर्यंत नहीं दी जानी चाहिए। मान लीजिए आप बचपन में बच्चों को सिखा रहे हैं कि पर्यावरण की सुरक्षा करो, संरक्षण करो, और बड़ा होके आप उसको बता ही नहीं रहे, बड़ा हो गया वो लगा पेड़ काटने, तो उससे क्या होगा? पर्यावरण का ह्रास हो रहा है। ठीक है, तो पर्यावरण शिक्षा जीवन पर्यंत देनी चाहिए, इसमें दे रहा है नहीं देनी चाहिए, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया हुआ है? नील क्रांति संबंधित, क्या दिया हुआ है? नील क्रांति संबंधित। ऑप्शन ए में है दूध उत्पादन से, ऑप्शन बी में है फूल उत्पादन से, ऑप्शन सी में है मत्स्य उत्पादन से, ऑप्शन डी में है फल उत्पादन से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि नील क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। और दूध उत्पादन से क्या संबंधित है? दूध उत्पादन से श्वेत क्रांति संबंधित है। क्या है? श्वेत क्रांति। ठीक है, श्वेत क्रांति संबंधित है दूध उत्पादन से। और फूल उत्पादन से क्या होता है? फूल उत्पादन को हम लोग बोलते हैं फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर। ठीक है, और फल उत्पादन को क्या बोलते हैं? पोमोलॉजी। क्या बोलते हैं? पोमोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, एक और होता है इंद्रधनुष क्रांति, उसको हम लोग बोलते हैं सभी क्रांतियों को सम्मिलित स्वरूप है। ठीक है, और एक और होता है हरित क्रांति, जिसको हम लोग खाद्यान्न उत्पादन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया हुआ है? इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है? भूमि, धर्म, समुदाय, परिवार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि भूमि एक प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आता है। भूमि किसके अंतर्गत आता है? प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आता है। यहाँ पे मानव पर्यावरण का घटक पूछ रहा है, तो भूमि नहीं है। धर्म, समुदाय, परिवार क्या है? ये सभी मानव घटक हैं, मानव पर्यावरण के घटक है। जैसे क्या हुआ? सड़क हुआ, बाजार हुआ, गांव हुआ, रेल, मोटर गाड़ी इत्यादि सब क्या है? मानवीय सामाजिक पर्यावरण के भाग हैं। भले ही इनको बनाने के लिए हम लोग प्राकृतिक पर्यावरण की सहायता लेते हैं, लेकिन ये सभी क्या है? मानवीय पर्यावरण घटक हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए सड़क बनाना है, क्या आपको बनाना है सड़क। मान लीजिए आपको सड़क बनाना है, क्या बनाना है? सड़क बनाना है। ठीक है, अब सड़क बनाने में मिट्टी लगेगा, मिट्टी लाइएगा जो कि पर्यावरण घटक है। ठीक है, पत्थर लाइएगा वो भी पर्यावरण के घटक है, बालू लाइएगा वो भी पर्यावरण के घटक है, लेकिन आप उसको मिक्स करके बना दे रहे हैं तो मानवीय पर्यावरण घटक हो गया। ठीक है, लेकिन इसको बनाने में जो सहायता करता है, प्राकृतिक पर्यावरण की सहायता से हम लोग ये सब बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया हुआ है द्रवित मैग्मा से बने सेल यानी चट्टान को कहते हैं अग्नेय, अवसादी, कयांत्रित, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अग्नेय चट्टान। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अग्नेय चट्टान। क्या हो जाएगा?
अग्नेय चट्टान। ठीक है, क्योंकि आपको मैं बता देता हूँ, पृथ्वी के अंदर उत्पन्न हलचल के फलस्वरूप अंदर से उपस्थित लावा बाहर आता है, जिसे हम लोग ज्वालामुखी की संज्ञा दी जाती है। क्या? जिसको हम लोग ज्वालामुखी का संज्ञा दी जाती है। ठीक है, और वही ज्वालामुखी क्या होता है, वो ज्वालामुखी में जो लावा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मैग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। और वही मैग्मा जब ठंडा होता है तो उस अग्नेय चट्टान या अग्नेय शैल का निर्माण करता है। और वही शैल क्या, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अग्नेय चट्टान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है? तो ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी में दिया है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी में दिया है ओजोन, ऑप्शन डी में दिया हुआ है ऑक्सीजन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओजोन। क्या हो जाएगा? ओजोन। ओजोन देखिए, ऑक्सीजन का क्या होता है? ऑक्सीजन का होता है O2 और ओजोन का होता है O3। तो ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर ओजोन परत बनता है, जो कहाँ पाया जाता है? संताप मंडल में। ये सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को क्या करता है? नीचे आने से रोकता है, अवशोषित कर लेता है, उसको वहीं से लौटा देता है। ठीक है, इसको पृथ्वी पर आने नहीं देता है। ठीक है, जिसके कारण यहाँ पे सुरक्षित सभी लोग क्या कर रहे हैं? निवास कर रहे हैं। लेकिन हुआ क्या है कि अब ओजोन परत में कुछ क्षय होने लगा है, जिसके कारण पृथ्वी पर डायरेक्ट पराबैंगनी किरणें पहुंच रही, जिससे कई तरह की बीमारियां भी फैल रहा है। इस सब का कारण कौन है? ओजोन परत का क्षय होने का कारण कौन है? CFC गैस है, जिसको हम लोग क्लोरोफ्लोरो गैस भी बोलते हैं। ये सब अब लोग शौकीन होते जा रहे हैं, सभी लोग एसी यूज कर रहे हैं, फ्रिज यूज कर रहे हैं, जिससे ये गैस निकलती है क्लोरोफ्लोरो गैस, जो ओजोन परत को क्षय कर रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओजोन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ओजोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया हुआ है, जब वृष्ट तरल रूप में धरती पर आता है तो उसे कहते हैं बादल, वर्षा, हिम, जलवाष्प। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, वर्षा। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्षा। ठीक है, क्योंकि जब वृष्ट तरल रूप में पृथ्वी पर आता है तो उसको हम लोग वर्षा कहते हैं। और ये क्या होता है? ये जल चक्र के अनुसार पृथ्वी के जलीय क्षेत्र से जल जलवाष्प के रूप में ऊपर उठता है और निम्न ताप के कारण पुनः संघनित हो जाता है, और फिर से संघनित होकर वह वर्षा के रूप में पृथ्वी पर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया हुआ है, कांटेदार झाड़ियां मिलती है। ऑप्शन ए में गर्म एवं आर्द्र उष्ण कटिबंधीय जलवायु में, ऑप्शन बी में गर्म एवं शुष्क रेगिस्तान में, ऑप्शन सी में ठंडी ध्रुवीय जलवायु में, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, गर्म एवं शुष्क रेगिस्तान जलवायु में। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि पानी की बहुत कमी होती है, मरुस्थलीय क्षेत्र होता है, गर्म एवं शुष्क रेगिस्तान में पानी की बहुत कमी होती है। तो यहाँ का पादप क्या होता है? यहाँ का पेड़ पौधे कटीले और झाड़ियाँ युक्त होते हैं, और इनका पत्तियों भी नुकीलीदार हो जाते हैं, जिससे वो क्या करता है? वाष्पोत्सर्जन का दर घट जाता है, और पौधे लंबे समय तक क्या करते हैं? नमी को बरकरार रख पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया है, सुनहरा रेशा से अभिप्राय चाय, कपास, पटसन या जूट या रबड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पटसन या जूट। ठीक है, पटसन या जूट। पटसन को स्वर्णिम सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। ठीक है, पटसन का रेशा प्राकृतिक होता है। ठीक है, पर्यावरण हितैषी उत्पाद के रूप में मंजूरी दिया गया है पटसन को। ठीक है,
इसको सारी दुनिया में पर्यावरण हितैषी उत्पाद के रूप में मंजूरी दिया गया है। पटसन का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में होता है। कहाँ पे होता है? पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा पटसन का यानी जूट का उत्पादन किया जाता है, उगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दिया है? किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? बृहस्पति, शनि, शुक्र या मंगल? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्र ग्रह को। शुक्र को हम लोग पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि शुक्र ग्रह पृथ्वी का आकार पृथ्वी के बराबर ही है, उसी के बराबर शुक्र ग्रह है। और इसको हम लोग सुबह या शाम का भी तारा कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सुबह और शाम में दिखाई देता है। ठीक है, दूसरा बात, इसको हम लोग पृथ्वी का बहन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पृथ्वी का बहन भी कहते हैं। किसको? शुक्र ग्रह को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया हुआ है विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो ऑप्शन ए में है दक्कन का पठार, ऑप्शन बी में है मालवा का पठार, ऑप्शन सी में छोटा नागपुर का पठार, ऑप्शन डी में है तिब्बत का पठार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार कितना मीटर ऊंचा है? इसकी ऊंचाई 4500 मीटर है। कितनी? 4500 मीटर है। लगभग ये 14,800 फीट ऊंचाई है। फीट में इसका 14,800 ये मीटर में हो गया। ठीक है, तिब्बत का पठार मध्य एशिया में स्थित एक ऊंचाई वाला पठार है। ठीक है, यह दक्षिण में हिमालय पर्वत श्रृंखला से लेकर उत्तर में तक्कल मकान मरुस्थल तक विस्तृत है। ठीक है, यह पठार 1000 किलोमीटर लंबा, कितना? 1000 किलोमीटर लंबा। ठीक है, लंबा और 2500 किलोमीटर चौड़ा है। ठीक है, इसके इर्द गिर्द विश्व के सबसे लंबे 14 पर्वत क्षेत्र पाए जाते हैं। इसके तिब्बत के पठार के इर्द गिर्द विश्व के लगभग 14 लंबे पर्वत पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया हुआ है मानव जनित आपदा का एक उदाहरण है। ऑप्शन में दिया है भूकंप, सुनामी, रासायनिक आपदा, भूस्खलन। तो देखिए, मानव जनन क्या दे रहा है? मानव जनन, जो मानव ने जना है। अब भूकंप हुआ तो प्राकृतिक आपदा है, सुनामी है ये भी प्राकृतिक आपदा है, भूस्खलन है ये भी प्राकृतिक आपदा है। देखिए, रासायनिक आपदा, रासायनिक आपदा किसे कहते हैं? जिसको मानव ने जना है, जैसे बम फोड़ दिया। अब बम फोड़ दिया तो मानव ने बम फोड़ा है ना, इसीलिए उसको रासायनिक आपदा के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए, रासायनिक आपदा के अंतर्गत बम विस्फोट, नाभिकीय रिएक्टर संयंत्र में जो रेडियो एक्टिव तत्व होता है उसका रिसाव होने लगे, चाहे कल कारखानों से जहरीली गैसों का रिसाव होने लगे जिससे लोग मरने लगे, तो ये सब मानव जनित आपदा के अंतर्गत आता है। ठीक है, और भूकंप, सुनामी ये सब किसके अंतर्गत आता है? ये सब प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया हुआ है सौर ऊर्जा एक है नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, परमाणु ऊर्जा का स्रोत, ज्वारीय ऊर्जा का स्रोत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नवीकरणीय संसाधन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, नवीकरणीय संसाधन। देखिए, सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं? सौर ऊर्जा कहते हैं। सूर्य से जो प्राप्त ऊर्जा होता है उसी को हम लोग सौर ऊर्जा कहते हैं। धरती पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? सूर्य है। क्या है? सूर्य है। धरती पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य है। सौर ऊर्जा का उपयोग बिजली बल्ब जलाने, सोलर लालटेन, सोलर कुकर से खाना बनाने में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या दिया हुआ है? इनमें से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो ऑप्शन में दिया है जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन बी में दिया हुआ है गुजरात, ऑप्शन सी में दिया हुआ है राजस्थान, ऑप्शन डी में दिया हुआ है झारखंड। ठीक है, थोड़ा मिस प्रिंटिंग है, आप लोग देख लीजिएगा।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। ठीक है, क्योंकि इस मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं? रेगुर भी कहते हैं। काली मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं? रेगुर भी कहते हैं। और इस मिट्टी में सबसे ज्यादा क्या होता है? कपास की खेती होती है, इसीलिए इस मिट्टी को काली कपास मिट्टी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काली कपास मिट्टी भी कहा जाता है। इस मिट्टी में देखिए नाइट्रोजन, पोटास और ह्यूमस की कमी होती है। ठीक है, और यह मिट्टी मुख्यतः महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। इस मिट्टी के अंदर मैग्नीशियम, चूना, लोहा तत्व और कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है। ठीक है, और ये कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम होता है। ठीक है, काली मिट्टी में सबसे अच्छा कपास को उगाने में फायदा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दिया हुआ है? निम्न में से कौन सा उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करता है? स्टील, इलेक्ट्रॉनिक, एल्युमिनियम, सूचना प्रौद्योगिकी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉनिक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, प्रौद्योगिक। देखिए इलेक्ट्रॉनिक उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर और कंप्यूटर संबंधित हार्डवेयर संयंत्र निर्मित करता है। क्या करता है? हार्डवेयर, कंप्यूटर से संबंधित हार्डवेयर को निर्मित करता है। ठीक है, आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक में। अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।